नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार, एक परिचय के नाम से। और इसमें हम देखेंगे बिहार की वो सारी जानकारी जो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सीमाएं या राष्ट्रीय सीमाएं जो भी बिहार राज्य की हैं, उन सबको हम देखेंगे इस वीडियो में। बिहार कैसे बना उसको देखेंगे, और लिंगानुपात, साक्षरता दर, या फिर जो भी जिले हम पढ़ेंगे उन जिलों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको जाननी चाहिए क्वेश्चन की दृष्टि से या फिर आपकी नॉलेज की दृष्टि से, वो सब हम डिस्कस करते हुए पूरा वीडियो ये देखेंगे। वीडियो के अंत तक रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और पेपर आप अगर ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो भी मैं जानकारी बताऊंगा वो परीक्षा में शायद पूछ ले, तो आप नोट करते रहिएगा। क्योंकि मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे जाऊंगा उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको वहीं बता दूंगा, ताकि आपको डिस्ट्रिक्ट के साथ पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, मैप पे देखेंगे उसको तो आसानी रहेगी आपको समझने में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से ये अलग हुआ बिहार। और उसमें तब तक उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये तीन राज्य थे। जब 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार का सेपरेशन हुआ, यानी कि अलग हो गया। फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया और बिहार और झारखंड के नाम से बिहार रहा। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी, जो कि एक समृद्ध हिस्सा माना जाता था बिहार का, जहां पे सारी खनिज संपदाएं मिलती थी, वो 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया झारखंड। और फिर उसके बाद ये जो मैप आप देख पा रहे हैं, ये बिहार बन के हमारे सामने आया। तो हम आज इस बिहार को देखेंगे। ये आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। 22 मार्च 1912 में जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उससे अलग हुआ बिहार। फिर 1 अप्रैल 1936 को उसमें से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग कर दिया गया बिहार से, और ये बिहार का मैप बन के हमारे सामने आया। तो अब इस बिहार के बारे में अगर हम देखें तो पहले तीन चीजें आप देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1106 ये लिखा हुआ है आपके सामने। ये 1106 क्या है दोस्तों? लिंगानुपात है बिहार राज्य का। माफ कीजिएगा, जनसंख्या घनत्व है ये बिहार राज्य का। जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार राज्य राज्यों के में प्रथम स्थान पे आता है। और 1106 ये जनसंख्या घनत्व है इसका, जो पूरे बिहार का ओवरऑल देखें। और इधर आप मेरे पीछे देख पाएंगे लिंगानुपात। तो ये लिंगानुपात है 918 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। तो लिंगानुपात क्या होता है? जो 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं वो लिंगानुपात कहलाता है। तो 918 महिलाएं हैं बिहार राज्य में, तो लिंगानुपात कितना होगा? 918। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनसे क्वेश्चन बनेगा। तो 1106 क्या है? आपका जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य का। और 918 आपका जो है लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं निवास करती हैं बिहार राज्य में। साक्षरता दर अगर देखें बिहार राज्य की ओवरऑल, अभी देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कम ज्यादा वो सब देखेंगे हम वीडियो के अंत तक, तो वो आप आगे देखेंगे जब हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। साक्षरता दर जो ओवरऑल है वो है 61.80। ये 2011 की जनगणना के अनुसार सारा डेटा है, क्योंकि 2021 में जो नई जनगणना आएगी तब डेटा बदल जाएंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सब पूछे जाते हैं 2011 की जनगणना से। तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब देख रहे हैं। तो साक्षरता दर जो है वो है 61.80%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 71.20 और महिलाओं की साक्षरता है 51.50। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं अब रफ कर दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे बिहार को, जो जिले हैं जिले के अनुसार अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं अब ये रफ कर देता हूं। आपने देख लिया होगा कि बिहार कैसे कैसे बना। जो वर्तमान बिहार का मैप आप देख रहे हैं अभी आपके सामने। और लिंगानुपात मैंने आपको बताया 918 है। किस जिले में कितना लिंगानुपात है, कहां पे ज्यादा है, वो सब देखेंगे। साक्षरता मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है। जनसंख्या जो घनत्व है वो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है बिहार राज्य का 1106। अब हम लोग ऊपर से अगर देखें कि कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। तो आप जानते हैं कि बिहार राज्य जो है ये एक तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, और इधर
इसका पश्चिमी राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं इसको हम देखेंगे। नीचे झारखंड के साथ कौन से जिले सीमा साझा करते हैं उनको देखेंगे। फिर इधर पश्चिम बंगाल के साथ कौन से जिले सीमा साझा करते हैं उनको देखेंगे। तो हम जो पढ़ेंगे ये बाएं से दाएं की तरफ पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ पढ़ेंगे। तो आप क्वेश्चन को जब वहां पे आए तो आप इसी तरह सॉल्व करिएगा कि आपको पता रहे कि हम किधर से पढ़ने वाले हैं, किधर की तरफ पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन जैसे भी आएगा, जब मैं आपको बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा। आपको वो पूर्व से पूछेगा तो भी आप कर पाएंगे, पश्चिम से पूछेगा तो भी कर पाएंगे, बाएं दाएं बोले तो आप समझ ही सकते हैं। जब भी आप कहीं खड़े हैं तो आपका जो दाया होगा वो पूर्व होगा और जो बाया होगा वो पश्चिम होगा। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं अब मिटा देता हूं और इसके बाद अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जिले हैं बिहार राज्य के जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। तो नेपाल यहाँ पे है, आप इसको देख सकते हैं। और नेपाल के साथ अगर हम शुरू करें इधर से देखते हुए, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं आपके सामने है पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे, जो आपको महत्वपूर्ण है, आपको जानने चाहिए, इनको आप देखेंगे। तो पश्चिमी चंपारण के बारे में सबसे पहली चीज है कि ये क्या है, आपका सबसे बाईं पश्चिमी, अगर पूछ ले कि सबसे पहले नेपाल के साथ पश्चिमी तरफ से कौन सा जिला है जो सीमा साझा करता है, तो पश्चिमी चंपारण है। और आप देख पा रहे हैं मैप में कि सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल है। तो पहली चीज, ये नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है पहला जिला पश्चिमी चंपारण है। और पश्चिमी चंपारण के बारे में एक चीज मैंने बताई कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर कोई जिला है तो वो पश्चिमी चंपारण है बिहार राज्य का। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पहली जानकारी आपको मिली। ऐसे ही करके मैं जानकारी दूंगा, सब मैं नोट नहीं करूंगा, बोलता जाऊंगा, तो आप इसको नोट करते जाइएगा। तो पश्चिमी चंपारण सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। दूसरी बात, यहाँ पे टाइगर रिजर्व यानी कि वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य यहाँ पे है, वाल्मीकि बायो रिजर्व है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण में। अगर आप ये देखना चाहें तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल होता है, फिर उसके अंदर आपका बाघ अभ्यारण्य भी होता है और उसी के अंदर आपका राष्ट्रीय उद्यान भी होते हैं। तो इस तरह आप इसको मोटा मोटा तौर पे समझ सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, फिर उसी के अंदर जो क्षेत्र होता है वो अभ्यारण्य होता है, और राष्ट्रीय उद्यान भी उसी के अंदर आते हैं। तो ये पश्चिमी चंपारण के बारे में और क्या फेमस है आप लोग बताना चाहेंगे? पश्चिमी चंपारण के बारे में और क्या महत्वपूर्ण है? तो पश्चिमी चंपारण के बारे में आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला जो अपना सत्याग्रह किया था वो पश्चिमी चंपारण से ही किया था, तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध 1917 में। पश्चिमी चंपारण, इससे पहले हालांकि वो कर चुके थे अफ्रीका में, लेकिन भारत में जो उनका अभियान माना जाता है, पहला सफल जो उनका माना जाता है, ये माना जाता है पश्चिमी चंपारण में। तो ये पश्चिमी चंपारण के बारे में एक जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब अगला जिला आप देख पा रहे हैं पूर्वी चंपारण। तो 1972 में बिहार राज्य में सीमाओं का बंटवारा हुआ, और 1972 में ये अलग होके जो चंपारण एक था, पहले सिर्फ एक चंपारण था, जब गांधी अंग्रेजों के जमाने की बात करें तो उस समय तो एक ही था, आजादी के बाद तक ये पूरा एक ही रहा, लेकिन 1972 में बंटवारे के बाद इसको अलग दो हिस्सों में बांट दिया गया, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण भी दूसरा है जो सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। उसके बाद ये आप देख रहे हैं छोटा सा जिला शिवहर, तो ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसको अभी आप इग्नोर करेंगे, और शिवहर के बारे में छोटी सी जानकारी है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो शिवहर को मैं मिटा देता हूं, इसको बाद में देखेंगे। सीतामढ़ी तीसरा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और सीतामढ़ी के बारे में अगर कोई जानकारी मैं देना चाहूं तो सीता माता का ये अगर आप पुरानी लोक कथाओं में, रामायण के समय में जाएं तो सीता माता का जन्म स्थल सीतामढ़ी माना जाता है। और फिर आता है आपका मधुबनी।
मधुबनी के आप लिए जानते हैं, मधुबनी आर्ट के लिए और मधुबनी कला पेंटिंग्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, जानी जाती है मधुबनी पेंटिंग, और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप बताइए मधुबनी के बारे में और कुछ अच्छा बेहतर जानते हैं तो। सुपौल में से कोसी नदी प्रवेश करती है बिहार राज्य में। और मैं यहाँ पे करेक्शन भी करना चाहूंगा, पिछली वीडियो में मैंने गलती से सुपौल को छपरा बोल दिया था और मैंने बोला था कि छपरा से कोसी नदी प्रवेश करती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो सुपौल होगा, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। बस इतनी गलती थी कि मैंने वहां पे सुपौल को छपरा बोल दिया था जल्दबाजी में, गलतियां हो जाती हैं सबसे, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सुपौल में कोसी नदी प्रवेश करती है और ये आपका 5वां जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद फिर अररिया है, अररिया के बाद किशनगंज है। अगर अररिया के बारे में आप जानना चाहें, इंटरेस्टिंग फैक्ट है थोड़ा सा कि अररिया का नाम अररिया कैसे पड़ा। तो अंग्रेजों के जमाने में ये अररिया को कहा जाता था रेसिडेंस एरिया, तो रेसिडेंस एरिया को धीरे धीरे अररिया रेसिडेंस एरिया बोला जाता था। इसको बोलने लगे आर एरिया, और आर एरिया होते होते ये देशज भाषा में अररिया हो गया। तो ये इसके नाम के पीछे है कि ऐसे इसका अररिया नाम पड़ा, रेसिडेंस एरिया को अररिया बोलने लगे। किशनगंज फिर अंतिम जिला है जो सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। और किशनगंज के बारे में मेरे पास 2-3 फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। तो किशनगंज क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है 2011 के सेंसस के अनुसार, तो मुस्लिम मेजोरिटी सबसे ज्यादा है किशनगंज में। और किशनगंज एक ऐसा जिला भी है जो सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल के साथ भी, हाँ जी, वेस्ट बंगाल के साथ भी। तो ये एक ऐसा जिला है जो 2 राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो बंगाल के साथ नेशनल बाउंड्री बनती है और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है किशनगंज। मुस्लिम मेजोरिटी के लिए ये जिला जाना जाता है, एकमात्र जिला है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो वो किशनगंज है। तो ये आपके जिले थे जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। अब इसको याद करना हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो, तो इस मुश्किल को थोड़ा सा आसान करने की मैं कोशिश करता हूं। अगर ये आपको पसंद आए तो आप इसको उपयोग करिएगा, नहीं पसंद आए तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरे लिए तो हेल्प करता है ये, तो आपके लिए भी शायद करे। तो CCSMS कर, ठीक है, ये है CCSMS कर। और माफ कीजिएगा, कर KAR आएगा। तो आप इसको या तो ये पढ़ें कि चल SMS कर, या इसको आप पढ़ें CCSMS कर। तो ये शॉर्ट ट्रिक टाइप बन जाएगी। तो C फॉर पश्चिमी चंपारण, ईस्ट वेस्ट आप देख लेना, चंपारण और चंपारण 2 ही हैं, तो पश्चिमी इधर होगा आप जानते हैं। फिर पूर्वी चंपारण, S फॉर सीतामढ़ी, M फॉर मधुबनी, S फॉर सुपौल, K फॉर सुपौल, माफ कीजिएगा कर नहीं आएगा, AR आएगा। तो सुपौल, अररिया और किशनगंज, हाँ ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया और किशनगंज, माफ करिएगा ये ज्यादा हो रहे थे, CCSMS तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो CCSMS आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप ऐसे करते हुए भूल जाते हैं कि कौन सा था। तो ये आसान तरीका होता है इस तरह समझने का, CCSMS आपसे अगर इधर से पूछेगा तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर बता दीजिए कि अगर उधर से पूछे कि दाईं तरफ से दूसरा जिला कौन सा है तो आप बता पाएंगे A फॉर अररिया था। अगर इधर से पूछ ले तीसरा कौन सा था तो S फॉर सुपौल था। तो इस तरह ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो नेपाल की तरफ से कितने राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं? 7 हैं, ठीक है, 7 हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, उन राज्यों को हम जिलों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य के साथ जो सीमा साझा करता है, तो पश्चिमी चंपारण के बारे में तो मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। तो पहला जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, और इसके बारे में जो आपको जानना चाहिए था वो मैं आपको बता चुका।
दूसरा जो जिला है वो है गोपालगंज। तो गोपालगंज के बारे में आप जान लीजिए, बड़ी फेमस पर्सनालिटी गोपालगंज से है। आपके लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं भूतपूर्व, राबड़ी देवी, और बहुत महाने, मेरे तो फेवरेट एक्टर हैं आपके पता नहीं, पंकज त्रिपाठी जी भी गोपालगंज से आते हैं। और गोपालगंज के बारे में अगर पढ़ाई से संबंधित बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। 1021 लिंगानुपात है यहाँ का। सबसे ज्यादा लिंगानुपात के लिए गोपालगंज है, उसके बाद सिवान है, सारण है। तो इसको आपको समझने में बड़ी आसानी होगी कि इस तरह जब नीचे आते जाएंगे और क्वेश्चन आपको आता है कि आरोही क्रम में अवरोही क्रम में आप बताइए कि कौन से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं, तो इन 3 जिलों को आप याद रखिएगा, गोपालगंज, सिवान, सारण। सबसे ज्यादा गोपालगंज, दूसरे नंबर पे सिवान है और तीसरे पे सारण है। तो इस तरह आप लिंगानुपात वाला क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा मैप से ही। आपको एक्चुअली क्या होता है, जब आप जनसंख्या से संबंधित डेटा पढ़ते हैं तो आपको गलतियां होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो रट लेते हैं और रटे हुए में कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब आपने इसको मैप पे देख लिया कि लिंगानुपात सबसे ज्यादा गोपालगंज में है, उसके बाद सिवान में है, उसके बाद सारण में है, तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो गई। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, एक बार मैप देख लेना, मेमोराइज कर लेना, समस्या आपकी खत्म हो गई दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या 2 जिले देख लिए जो सीमा साझा करते हैं। हम किधर से, इधर से देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, और किसके साथ देख रहे हैं, यूपी के साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। पहला है पश्चिमी चंपारण, जिसके बारे में पहले बता चुका था सारी बातें जब हमने नेपाल के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद दूसरा हमने गोपालगंज देख लिया है। अब तीसरा है सिवान। ठीक है, तो तीसरा है सिवान। सिवान के बारे में ऐसा कुछ मैंने जो था वो बता दिया, लिंगानुपात के बारे में इसके बारे में जान सकते हैं। तीसरा फिर आपका अगला जिला है सारण। तो सारण के बारे में अगर आप जाने तो इंडिया का सबसे बड़ा डबल डेकर जो फ्लाईओवर है वो सारण में बन रहा है। और सारण में डबल डेकर फ्लाईओवर जो है ये 2019 से ये चल रही है। डबल डे इसकी फ्लाईओवर की जो प्रोग्राम है ये अभी निर्माणाधीन है और ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा भारत का मैं बात कर रहा हूं, भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर अगर कहीं बन रहा है तो वो सारण जिले में बन रहा है। ये याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं और मेरा मकसद है कि अगर आपको मैपिंग करा ही रहा हूं तो क्यों ना वो जानकारी भी आपको मिल जाए जो आपके एग्जाम में बेनिफिट देगी। तो अगला है आपका भोजपुर। भोजपुर भी सीमा साझा करता है इसके साथ। फिर अगला है बक्सर। बक्सर के बारे में आप जानते हैं, बहुत फेमस रहा है। 1764 में यहाँ पे बक्सर का युद्ध हुआ था। अब आपको ये बताना है कि बक्सर का युद्ध किस किस के विरुद्ध हुआ था, किस किस में हुआ था बक्सर का युद्ध। ये आपके लिए पहला आज का एक मैं दे रहा हूं, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। आप इंगेज हुआ करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेहनत हो रही है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बताइएगा मेरे को कि बक्सर का जो युद्ध है, मैंने आपको बता दिया ये 1764 में हुआ था। आप जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 1757 प्लासी के बाद 64 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये किसके विरुद्ध हुआ था? और ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था जिसने बिहार राज्य की पृष्ठभूमि को, क्या पूरे भारत वर्ष की पृष्ठभूमि को बदल के रख दिया। इसके बाद जो भी सारी चीजें हुई अंग्रेजों का हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था ये आपको बताना है नाम के साथ। फिर अगला जिला है आपका कैमूर। तो कैमूर बहुत महत्वपूर्ण है वन आवरण की दृष्टि से। यहाँ पे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी है। अब यहाँ पे एक चीज आई, मैंने आपको बताया कैमूर के बारे में, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो यही मैं आपको एक चीज बता दूं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो शिवहर जिले का है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो शिवहर जिले का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है कैमूर का 448 कैमूर का। क्योंकि इसकी वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि कैमूर में बहुत ज्यादा वनावरण है, बहुत ज्यादा वन है, बहुत ज्यादा जंगल है। और इसके बाद जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो ये जो जमुई और बांका है, तो अगर इसको ऊपर बढ़ते हुए में जाए तो सबसे कम कैमूर में है, दूसरे नंबर पे जमुई में है और तीसरे में बांका पे है। क्योंकि यहाँ भी वन का हिस्सा ज्यादा है, यहाँ पे भी और बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं। इसलिए ये मैप से आप समझ लीजिए तो बड़ा आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ भी मैं बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे अलग है एकदम बिहार में ये। तो यहाँ पे 448 है
हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, जनसंख्या घनत्व की। लोग बड़ी दूर दूर रहते हैं। अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये आप जान लीजिए। तो प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर यानी प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग निवास करते हैं वो उस एरिया का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पे कम लोग निवास करते हैं क्योंकि यहाँ पे जंगल ज्यादा है, इसलिए कैमूर पहले पे और जमुई दूसरे पे और बांका तीसरे पे। और ये देख पा रहे हैं शिवहर जो है सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप देख रहे हैं कितना छोटा सा ये जिला है शिवहर की, इसमें नाम भी नहीं लिख पाए। और लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा निवास करते हैं, इसलिए शिवहर क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और सबसे छोटा भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा था, पश्चिमी चंपारण। तो आपको समझने में अब अच्छा लग रहा है, मैप आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें आप देख लीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन, बिहार का राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला जो है आपका वो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, उत्तरी जिला आप देख पाए तो सबसे उत्तरी जिला आपका पश्चिमी चंपारण है। और अगर क्वेश्चन आए कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वो आपका कैमूर है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट कैमूर है और उत्तरी जिला जो है आपका वो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, ये याद रखिएगा। माफ कीजिएगा, ये उत्तरी नहीं है, ये आपका पश्चिमी है, ये उत्तरी है। और अगर जब ये आएगा तो रोहतास आएगा। यहाँ पे मैं अपनी गलती सुधारना चाहूंगा, अभी गलती हो जाती थोड़ी सी, कई बार हो जाता है। ये जो है आपका सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है आपका कैमूर और सबसे उत्तरी जिला जो है वो है पश्चिमी चंपारण। और जो सबसे ये दक्षिणी जिला है वो है आपका रोहतास। ठीक है, सबसे दक्षिणी जो है रोहतास है। ये ठीक नहीं लिख रहा है, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, कहीं नीचे बैठना पड़ेगा। तो ये सबसे दक्षिणी जो है ये रोहतास है, लिखिए, ठीक से लिख देता हूं। और सबसे इधर कौन सा जिला है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ये आपके लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन छोड़ा कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बिहार राज्य का। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ये आपके लिए क्या हुआ, होमवर्क नंबर 2 हुआ। देखिए, पढ़ने का आनंद तभी है जब आप भी हमारे साथ एंगेज हो, आप भी हमें कुछ बताएं और हम भी आपको कुछ बताएं। वीडियो आपको कैसा लगेगा ये भी आप कमेंट करके बताया करिए। मेहनत को थोड़ा सा आप भी अप्रिशिएट करिए और पढ़ते रहिए। ये तो है। देखिए, तो हमने दो चीजें देख ली हैं। हमने देख लिया कि नेपाल के साथ कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। अब हमने देख लिया कि जिला कौन कौन से सीमा साझा करते हैं यूपी के साथ। अब इसको आप कैसे देखेंगे, सी जी, फिर उसके बाद आपका क्या है एस, फिर दूसरा क्या है एस, फिर उसके बाद क्या है भोजपुर, फिर उसके बाद क्या है बक्सर, फिर उसके बाद क्या है कैमूर और उसके बाद क्या है रोहतास। ठीक है, ये आपने देखा। रोहतास में बताना भूल गया था ना आपको शायद। कैमूर के बाद रोहतास भी एक होगा जो सीमा साझा करेगा इसके यूपी के साथ। और रोहतास के बारे में आप जान लीजिएगा कि रोहतास जो जिला है ये आपका सब चावल का कटोरा माना जाता है, सबसे पश्चिमी जिला है, मैं ये आपको बता ही चुका था। और सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो भी रोहतास जिले की है। तो सर्वाधिक बहुत महत्वपूर्ण है रोहतास जिला। इसके तो जितने गुण बताएं उतने कम। रोहतास जिला की सर्वाधिक साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता के मामले में चाहे तो वो पुरुष की हो, चाहे तो वो महिलाओं की हो, चाहे तो वो ओवरऑल हो, तो सर्वाधिक साक्षरता के लिए रोहतास जाना जाता है। ठीक है, चावल का कटोरा इसको बोला जाता है रोहतास जिले को। तो ये इसके बारे में जानिएगा। और जो न्यूनतम है वो अभी अब पूर्णिया पढ़ाऊंगा वैसे, लेकिन जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो पूर्णिया जिले की है, पुरुषों के मामले में भी और टोटल के मामले में भी। महिलाओं के बारे में सहरसा है जहां पे सबसे कम आपकी ये है साक्षरता दर। महिलाओं के मामले में सहरसा है और बाकी पुरुषों और ओवरऑल में पूर्णिया है। और मैंने आपको रोहतास के बारे में क्या क्या बता दिया। रोहतास को चावल का कटोरा, बाउल ऑफ राइस भी कहा जाता है। ठीक है, साक्षरता दर इसकी सबसे ज्यादा है ओवरऑल में भी, पुरुषों में भी, महिलाओं में भी, रोहतास के बारे में। और सबसे पश्चिमी जिला कोई है तो वो भी रोहतास है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने जिले हो गए जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिले जो हैं वो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं, 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम देखेंगे ये, लेकिन इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, CG SS BB KR। तो देखिए इन दो को आप अलग याद कर लीजिए, CG SS को एक जगह कर लीजिए, BB को एक जगह कर लीजिए, KR को अलग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अररिया RK था, यहाँ पे KR है। तो इस तरह आप इनको देखिए, ऐसे करने से क्या होता है, आप 2 बार इसको याद कर लीजिए, CG SS BB KR, CG SS BB KR, CG SS BB KR। आराम से आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसको, एक बार आपको आएगा तुरंत आप कर देंगे, उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। CC SMS, ठीक है, CC SMS और AK, CC SMS AK, तो आप उसको कभी भी कर पाएंगे। इसको भी ऐसे ही CG SS BB KR। तो ये आपको आसानी देता है। अगर आपको सही लगता है तो आप इसको अपनाइएगा, अगर आपको मैपिंग पे आप हाथ अच्छा हो गया है तब तो कोई जरूरत है नहीं। अब हम देखते हैं झारखंड के साथ कौन कौन से राज्य जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो रोहतास इसमें सबसे पहला है। रोहतास मैंने बताया आपको यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है। हमने एक चीज देखी है कि देखिए पश्चिमी चंपारण यहाँ नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा था और यहाँ यूपी के साथ भी सीमा साझा कर रहा था। रोहतास यहाँ पे यूपी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और झारखंड के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। किशनगंज यहाँ पे नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और अभी देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये जो कोने वाले जिले हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं, इनसे आपको आसानी भी हो जाएगी और उनके बारे में जो चीजें जाननी चाहिए वो तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, रोहतास मैंने आपको बता दिया। अगला जिला है आपका औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में कंफ्यूज मत होइएगा, एक जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है लेकिन ये यहाँ बिहार में भी औरंगाबाद जिला है। तो पहला आपका रोहतास हो गया, दूसरा आपका औरंगाबाद हो गया, फिर है गया। तो गया तो आप मानते ही हैं कितना महान, कितनी अच्छी जगह है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में, बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। महाबोधि का मंदिर गया में है, नालंदा विश्वविद्यालय गया में है और यूनेस्को के दोनों, ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय भी यूनेस्को की उसमें है, लिस्ट में है, वर्ल्ड हेरिटेज में है, और आपका नालंदा विश्वविद्यालय और महाबोधि मंदिर दोनों यूनेस्को में है। तो आप इनको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये गया के बारे में है जो आपको जानना चाहिए। ये हो गया आपका गया जिला। फिर उसके बाद आपका नवादा है, नवादा के साथ सीमा साझा करता है झारखंड। फिर जमुई है, जमुई के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जमुई दूसरे नंबर पे है, जहां पे आपका क्या था, कम था, बताइए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दूसरे नंबर पे था, बांका तीसरे पे था। तो ये आपका जमुई हो गया। फिर आपका बांका हो गया। उसके बाद आपका भागलपुर। तो भागलपुर बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य, जिला इसका, बिहार राज्य का, क्योंकि इसको कहा जाता है सिल्क सिटी। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा जिला है बिहार का जिसको सिल्क सिटी कहा जाता है, तो भागलपुर है मित्रों। कौन सा है? भागलपुर है, याद रखिएगा। फिर अंतिम जो जिला है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है वो है कटिहार। कौन सा है? कटिहार है, ठीक है। और कटिहार किसके साथ सीमा साझा करता है? कटिहार आपका पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। और कटिहार किसके? झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। तो कितने जिले हो गए? 4 कोने, 4 जिले जो करते हैं 2 जिले, एक से ज्यादा के साथ सीमा साझा। अंतरराष्ट्रीय भी करता है, राष्ट्रीय भी करता है किशनगंज, ठीक है। पश्चिमी चंपारण अंतरराष्ट्रीय भी करता है, राष्ट्रीय भी सीमा साझा करता है। अब हम देख लेते हैं इसको कैसे याद करेंगे। तो ये तो बड़ा अच्छा है, मुझे तो ये बड़ा पसंद है, आपको पता नहीं आएगा कि नहीं। राग, ठीक है, नवादा, जमुई, बी, फिर बी, फिर क्या है लास्ट? के, ठीक है, यही है ना। ये रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो राग न जाने बाबू भैया, क्या बोलोगे इसको? राग न जाने, ना से ना जाने बाबू भैया, के से आप कटिहार बोल दो, के जो आपको मन आए जोड़ दो। तो राग न जाने बाबू भैया, फिर आगे के, कटिहार।
तो ये हो जाएंगे आपके वो जिले, कितने हो गए, 3, 2, 5 और 3, 8, 8 जिले वो हो गए जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं बिहार राज्य के। तो राग न जाने बाबू भैया के या क्यों, कुछ भी आप जोड़ो, राग न जाने बाबू भैया क्यों, तो ये हो गए आपके 8 जिले जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। ये हमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 करते हैं, और यहाँ नेपाल के साथ 7 राज्य सीमा साझा करते हैं, 7 जिले, माफ कीजिएगा, जिले सीमा साझा करते हैं बिहार राज्य के। और अब अंतिम आपका एक जो रह गया वो रह गया पश्चिम बंगाल, कि कौन कौन से जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं बिहार राज्य के। तो ऊपर से अगर हम देखें तो पहला है किशनगंज, पहला है किशनगंज। किशनगंज के बारे में मैं आपको बता चुका, मुस्लिम मेजोरिटी, और ये आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं साझा करता है। उसके बाद है आपका पूर्णिया। पूर्णिया बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये साक्षरता की दृष्टि से न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया जिले की है। और न्यूनतम साक्षरता में किस किस की साक्षरता न्यूनतम है इसमें ओवरऑल भी है, यानी कुल साक्षरता दर, और इसमें पुरुषों की साक्षरता दर ये इसमें सबसे कम है। और महिलाओं की जो साक्षरता दर कम है, तो महिलाओं की न्यूनतम अगर साक्षरता दर की बात करें, महिला की न्यूनतम साक्षरता दर, ठीक है, वो है सासाराम में आपकी, सहरसा में, सासाराम नहीं सहरसा, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। अब क्या रह गया आपका राष्ट्र, कटिहार रह गया। तो कटिहार ये तीसरा और अंतिम है, और कटिहार के बाद मैंने बताया कि कटिहार किस किस के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। तो कटिहार सीमा साझा करता है आपका झारखंड के साथ भी और आपका वेस्ट बंगाल के साथ भी। तो वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन करते हैं, के पी के, ठीक है, ये के पी के 3 जिले हैं, ये करते हैं आपका सीमा साझा पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैप है जो आपको मैंने मैप से बता दिया। शिवहर ये सीमा साझा नहीं करता लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बीच में रखा गया। और शिवहर के बारे में मैं आपको बता दूं कि शिवहर सबसे कम क्षेत्रफल वाला है, और इसमें जो है आपका जो न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ जनसंख्या घनत्व यहाँ का सर्वाधिक है। और अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो पटना की है। उसके बाद फिर आपका आता है ये सबसे कम यहाँ की है, फिर चंपारण, पूर्वी चंपारण की है, उसके बाद जनसंख्या घनत्व। तो ये आप याद रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा आप मेरे को। और आप मेरे हिसाब से अगर आप कुछ और देखना हो और क्वेश्चन कहीं से, तो इतने में आपका कवर हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि अगर कुछ और मेरे को इसमें बताना चाहिए था तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो उस पर भी बना दूंगा। तब तक आप मस्त पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।